I think mobile gaming is officially dead. और मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग नहीं खेल रहे हैं. I mean, the soul is gone. Think about it. When was the last time जब आपने अपने फोन पर कोई गेम डाउनलोड किया था और उसे सच में एंजॉय किया था without a random pop-up blocking your screen or the game asking for your credit card just to unlock the next level? ऐसा लगता है कि हम ऐसी दुनिया से जहाँ बिल्कुल फ्री में कमाल के गेम्स मिलते थे एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ हमें पैसे सिर्फ इसलिए देने पड़ते हैं ताकि गेम हमें इरिटेट करना बंद कर दे. तो हमने ऐप स्टोर को इतना एग्जॉस्टिंग बनने ही क्यों दिया? आज बात करते हैं उस एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट की जहां गेमिंग कंपनीज ने गेम्स बनाना छोड़ दिया और डिजिटल ट्रैप्स बनाना शुरू कर दिया. लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग के मोबाइल गेम्स बस बड़े कंसोल गेम्स के सस्ते छोटे वर्जन्स थे, ऐसे हल्के फुल्के गेम्स जो लोग तब खेलते थे जब उनके पास 2 मिनट का फालतू टाइम हो. पर सीन एक्चुअली बिल्कुल अलग था. एंग्री बर्ड्स, कट द रोप या वेक्टर बनाने वाले डेवलपर्स आपकी पॉकेट में कॉल ऑफ ड्यूटी फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे. वो एक बिल्कुल अलग डिवाइस के लिए सोच रहे थे. एक ऐसी स्क्रीन जिसे आप डायरेक्ट टच कर सकते हो, जो आपकी फिंगर्स के प्रेशर, स्पीड और डायरेक्शन को समझता था, जहाँ कोई बटन्स नहीं थे. एक ऐसी डिवाइस जो सिर्फ आपके हाथ में फिट हो जाती और जिसे पता होता कि आप उसे किस तरफ टिल्ट कर रहे हो. सोचो ना, हर एक स्वाइप, हर एक ड्रैग और हर एक पिंच, ये सब मोबाइल गेमिंग को एक नया लेवल दे रहे थे. मोबाइल गेमिंग पूरी गेमिंग हिस्ट्री का सबसे क्रिएटिव स्पेस बन गया था, जहाँ रोज नए आइडियाज देखने को मिलते थे. फिर अचानक कुछ बदला. ऐप स्टोर से चार्ट लगातार ऊपर जा रहे थे, अंधाधुंध पैसा बन रहा था, पर जो गेम्स का डिजाइन था वो एक बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चलना शुरू हो गया. और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि डेवलपर्स ने मेहनत करना छोड़ दिया था या प्लेयर्स को अचानक खराब गेम्स पसंद आने लग गए थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि फोन अब आपकी पॉकेट में रखा हुआ एक छोटा सा गेमिंग कंसोल नहीं रह गया था. वो बड़ी टेक कंपनीज के लिए कुछ और ही बन चुका था, कुछ ऐसा जो पैसों से भी ज्यादा वैल्यूएबल था. चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या मतलब है. एंग्री बर्ड्स 2009 में लॉन्च हुआ था. एक बिल्कुल छोटे से स्टूडियो ने इसे बनाया था. सिर्फ 12 लोगों की टीम थी और ये उनका 47th गेम था. और ये गेम इसलिए हिट नहीं हुआ क्योंकि ये देखने में सिंपल था या बस टाइम पास था. ये इसीलिए चला क्योंकि इसने लोगों को एक अलग ही चीज फील करवाई थी जो उन्होंने पहले कभी फील ही नहीं की. एक ऐसी फिजिक्स जिसे आप टच कर सको. वैसे एंग्री बर्ड से बहुत पहले पीसी और कंसोल गेम्स में फिजिक्स इंजन होते थे. हाफ लाइफ 2 या पोर्टल जैसे बड़े गेम्स इसके एग्जाम्पल है. पर वहाँ आपके और उस गेम की दुनिया के बीच हमेशा से एक चीज आती थी, एक कंट्रोलर, एक जॉयस्टिक या कोई बटन. एंग्री बर्ड ने उस गैप को खत्म कर दिया. आपने बटन से स्लिंग शॉट को कंट्रोल नहीं किया, आपने उसे स्क्रीन पर पकड़ा, पीछे खींचा और छोड़ दिया. गेम का हर एक बॉक्स और पत्थर वेट और मूवमेंट की वजह से गिरता था. आपकी फिंगर उस गेम को सिर्फ चला नहीं रही थी, वो खुद उसका एक पार्ट बन चुकी थी. इसे गेम्स को छोटा करना नहीं कहते, इसे इनोवेशन कहते हैं. और जैसे ही डेवलपर्स को समझ आया कि एक टच स्क्रीन क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने कंसोल गेम्स की नकल करना बिल्कुल बंद कर दिया और वो बिल्कुल नए तरीके के गेम्स बनाने लग गए. कट द रोप ने टाइमिंग को एक फिजिक्स पजल बना दिया. वहाँ सिर्फ ये मैटर नहीं करता था कि आप रस्सी कहाँ से काट रहे हो, बल्कि ये मैटर करता था कि आप ठीक किस टाइम पे काट रहे हो. जेटपैक जॉयराइड ने फ्लाइंग को सिर्फ एक फिंगर का खेल बना दिया. टैप करो, ऊपर जाओ, छोड़ दो, नीचे आओ. कंट्रोल्स एकदम सिंपल, पर गेम को मास्टर करना उतना ही मुश्किल. फिर आया मॉन्यूमेंट वैली, एक ऐसा गेम जहां इम्पॉसिबल दिखने वाली अजीब बिल्डिंग्स को आप अपने हाथ से घुमा सकते थे. वहां आप नॉर्मल गेम्स की तरह बस इधर उधर कैमरा नहीं घुमा रहे थे, आप स्क्रीन को टच करके उस पूरी दुनिया का रास्ता ही बदल देते थे. यहाँ तक कि फ्रूट निंजा भी बस स्क्रीन के स्वाइप करने पर टिका था और कुछ नहीं. फिर भी हर एक स्लाइस इतना रियल इसलिए लगता था क्योंकि उसके एनिमेशन, साउंड्स और फीडबैक एकदम परफेक्ट थे. अब आती है वो बात जो लोग दिन रात फोन चलाने के बाद भी नोटिस नहीं करते. वो जो पुराने और सिंपल दिखने वाले मोबाइल गेम्स थे ना, वो गेम मैकेनिक्स के मामले में आज के गेम से भी ज्यादा बेटर थे. एंग्री बर्ड्स में आप बस चिड़िया नहीं फेंक रहे थे, उसके पीछे रियल टाइम फिजिक्स चल रही थी. कौन सा पत्थर किस लकड़ी से टकराया, टकराने के बाद कितना मूवमेंट ट्रांसफर हुआ, ये सब मैटर करता था. गेम का हर एक टावर अलग तरीके से गिरता था क्योंकि फोन का प्रोसेसर हर सेकंड कैलकुलेट करता था कि किस हिस्से पर कितना वेट पड़ रहा है. कट द रोप में जब आप रस्सी काटते थे तो रस्सी का झटका, ग्रेविटी और उसका पूरा स्विंगिंग मोशन एक साथ काम करता था जैसे रियल लाइफ में होता है. अब जरा इसका कंपैरिजन आज के मॉडर्न गेम्स के साथ करके देखो. आजकल के ज्यादातर गेम्स कोई ऐसी रियल दुनिया में सिमुलेट नहीं कर रहे होते, वो बस स्क्रीन पर नंबर्स अपडेट कर रहे होते हैं और बस यही लूप चलता रहता है. सोचो, हमारे हाथ में जो फोन्स है वो पहले से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, फिर भी जो गेम्स हम खेल रहे हैं वो पहले से भी ज्यादा बेसिक और सिंपल हो गए. तो अचानक ऐसा क्या हो गया? पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने ऐसी बढ़िया सिमुलेशन बनाना बंद करके ये नंबर्स का धंधा क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि सबसे बड़ा चेंजेस गेम्स में नहीं आया बल्कि आपके फोन में आया, जो अब बस एक फोन नहीं रह गया था. बात है 2012 की. कैंडी क्रश सागा लॉन्च होता है और देखो, गेम बुरा नहीं था, उसके मैच 3 मैकेनिक्स बढ़िया थे और खेलने में मजा भी आता था. पर इस गेम ने मार्केट में एक बिल्कुल नई चीज इंट्रोड्यूस की. ये गेम कभी खत्म ही नहीं होता था, कोई फाइनल लेवल नहीं
था बस एक कभी ना खत्म होने वाली पाइपलाइन, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि आप जिंदगी भर एक ही चीज करते रहो। और पूरी गेमिंग इंडस्ट्री की नजर इस पर पड़ चुकी थी। और अगले 3 साल में मोबाइल गेमिंग का पूरा सीन पलट गया। प्रीमियम गेम्स, यानी वो गेम्स जिनके लिए सिर्फ आप एक बार पैसे देते थे और गेम आपका हो जाता था, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनका मार्केट खत्म हो गया। हर जगह फ्री टू प्ले गेम्स का कब्जा था, लेकिन इन्हें फ्री टू प्ले कहना सबसे बड़ी गलती है। अब यहाँ से सीन थोड़ा और अजीब होता है। 2014 से 2016 के बीच बड़े बड़े मोबाइल गेम स्टूडियोज ने जॉब लिस्टिंग्स निकालना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें गेम डिजाइनर्स नहीं चाहिए थे। वो ढूंढ रहे थे बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस, ऐसे लोग जो जानते हैं कि इंसान के दिमाग को किसी चीज की लत कैसे लगाई जाती है। पर क्यों? क्योंकि कंपनीज ने अब ये पूछना बंद कर दिया था कि क्या गेम्स को खेलने में मजा आ रहा है। अब उनका सवाल सिर्फ ये था कि कैसे सामने वाला हर 2 घंटे में ऐप को खोलने पर मजबूर हो जाए। देखो, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। पहले के गेम्स जैसे एंग्री बर्ड्स, वो आपके स्किल पर चलते थे, लेकिन आज के मोबाइल गेम्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। उनका पूरा फोकस आपके दिमाग के साथ एक लूप चलाने पर होता है। ये गेम्स की कोई खराबी या बग नहीं है, उन्होंने इसको डिजाइन ही इसी तरह किया है, क्योंकि उन्हें भी ये पता है जब तक आप परेशान नहीं होगे तब तक आप पे नहीं करोगे। मॉन्यूमेंट वैली, वर्ल्ड ऑफ गो या लिम्बो जैसे क्लासिक्स आपको एक रियल प्लेयर की तरह ट्रीट करते हैं। उनका गोल बहुत ही सिंपल था। वो चाहते थे कि आप उनका गेम पूरा खेलें, उसकी एंडिंग को एक्सपीरियंस करें, और जब आप फोन साइड में रखते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील हो। लेकिन आज के मॉडर्न गेम्स आपको एक प्लेयर नहीं बल्कि एक रिसोर्स समझते हैं। वो चाहते ही नहीं कि आप कभी पूरा गेम खत्म करो। उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी बात पर टिका है कि आप ऐप के अंदर बार बार आओ। जैसे ही कैंडी क्रश ने $5 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू हिट किया, इंडस्ट्री के बाकी सारे स्टूडियोज ने इसे आंखें बंद कर फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ गेम के मैकेनिक्स को कॉपी नहीं किया, उन्होंने उसके पीछे की पूरी फिलोसॉफी कॉपी कर ली, जो हमें सीधा मोबाइल गेमिंग के फाइनल फॉर्म पर लेकर आता है। अगर आपने पिछले 3 सालों में यूट्यूब या इंस्टाग्राम चलाया है तो आपने ये एड्स जरूर देखे होंगे। वो फेक पजल गेम्स, इम्पॉसिबल चैलेंजेस और ऐसा गेम प्ले जो असल में उन ऐप के अंदर होता भी नहीं है। और इन्हें देखकर आपका रिएक्शन प्रोबेबली यही होता होगा, ऐसे फेक एड्स में आखिर कौन ही फंसता है। लेकिन ट्विस्ट पता है क्या है? ये एड्स कोई फेलियर नहीं है, ये बड़े लेवल पर सक्सेसफुल है। तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इनमें फंसता कौन है, बल्कि असल सवाल ये है कि ये गेम्स बैकग्राउंड में ऐसा क्या कर रहे हैं। चलो एक रियल एग्जांपल से देखते हैं। हेलिक्स जंप। आप स्क्रीन पर स्वाइप कर टावर को रोटेट करते हो और एक बॉल गैप से होते हुए नीचे गिरती है। बस रेड प्लेटफॉर्म्स को अवॉइड करना होता है। देखने में एकदम सिंपल और नॉर्मल गेम लगता है, राइट? लेकिन सच्चाई ये है कि उस बॉल का पूरा रास्ता पहले से फिक्स्ड होता है। आपका स्वाइप कोई रियल फिजिक्स कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो बस अगला एनिमेशन ट्रिगर कर देता है। गेम आपके स्वाइप करने से पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि आप जीतोगे या हारोगे। फैक्ट ये है कि कोई फिजिक्स सिमुलेशन नहीं है, ये बस एक प्री स्क्रिप्टेड वीडियो गेम है। आप इसे खेल नहीं रहे हो, आप बस इसे होते हुए देख रहे हो। ये बस एक एडवर्टाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐप पर बिताया गया हर एक सेकंड उनके लिए इन्वेंटरी है। आपका देखा हुआ हर एक ऐड उनके लिए एक ट्रांजैक्शन है। और गेम का सिर्फ एक ही काम है, आपको उस लूप में इतनी देर तक रखना कि आपको एक और ऐड दिखा सके। और क्योंकि यहाँ सब कुछ डेटा ड्रिवन है, उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि आप कितना लंबा ऐड झेल सकते हो। एग्जैक्ट पता होता है कि आप किस कलर के बटन पर क्लिक करोगे। और ये भी अच्छे से पता होता है कि आप ऐप डिलीट करने से पहले कितना फ्रस्ट्रेशन एंड्योर कर सकते हो। वो ऐसी हजारों वेरिएशंस को टेस्ट करते हैं, और जो वर्जन आप खेल रहे हो वो स्टैटिस्टिकली वही है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा एंगेज कर रखता है। तभी तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को हायर किया, गेम बनाने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर ट्रैप बनाने के लिए। तो जब भी आपको कोई ऐसा गेम दिखे जो बिल्कुल ब्रोकन लगे, अनोइंग लगे, अजीब और लो एफर्ट लगे, तो एक चीज समझ लेना, वो ब्रोकन नहीं है, वो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा उसके लिए डिजाइन किया गया था। बस फर्क इतना है कि आप उसके कस्टमर नहीं हो। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये जितने भी पुराने गेम्स थे जो छोटी छोटी टीम्स ने टच स्क्रीन को एक आर्ट फॉर्म की तरह यूज करके बनाए थे, वो सब अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। इन्फिनिटी ब्लेड चला गया, मेटल गियर सॉलिड टच गायब, मेगा मैन एक्स, स्कॉट पिलग्रिम, फ्लैपी बर्ड, सब खत्म। ऐसे सैकड़ों आइकॉनिक गेम्स बस हमेशा के लिए मिटा दिए गए। उनके लिए गेम्स बस ऐड दिखाने वाली चीजें बनकर रह गई थी। और जब तक कोई इस हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं रखता, जब तक कोई इन गेम्स को आर्काइव नहीं करता, इंटरैक्टिव डिजाइन का ये पूरा चैप्टर हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। अगर आपको ये पुराने गेम्स याद हैं जब एंग्री बर्ड्स एकदम नया लगता था, कट द रोप खेलते वक्त दिमाग चलता था, या मॉन्यूमेंट वैली खेलकर अलग ही फील आती थी, तो उनके बारे में बात करो, उनके वीडियोस बनाओ, फुटेज सेव करो, या जितना हो सके उन्हें याद रखो। क्योंकि गेम प्रिजर्वेशन अभी भी एक रियल फाइट बन चुकी है और मोबाइल गेम्स इस फाइट में सबसे पीछे छोड़ दिए गए हैं। ये टच स्क्रीन एक कैनवस की तरह था जहां लोगों ने सच में आर्ट बनाया था, लेकिन आज हमने इसे बस एक कसिनो या स्लॉट मशीन बनाकर छोड़ दिया। सवाल बस ये है, क्या हम फर्क भूल चुके हैं? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका फेवरेट मोबाइल गेम कौन सा है। बाय।